हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में जो इंडिया को लेके एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रिलीज की है। तो आज ये पूरा डिस्कशन हमारा रिलाई करेगा कि क्या ये रिपोर्ट क्या बोल रही है इंडिया के बारे में, एफएटीएफ आकर होता क्या है और इस रिपोर्ट के इंडिया के ऊपर क्या क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिस हैज बीन द न्यूज, जिस तरीके से इसे रिपोर्ट किया गया है, एफएटीएफ रिपोर्ट ऑन इंडिया एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अगर देखा जाए न्यूज में क्यों है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं कि एक्चुअली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती क्या है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की है? म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके अंदर उसने एम्फेसाइज किया है उन नोटवर्दी डेवलपमेंट्स और एडवांसमेंट्स के अंदर जो इंडिया ने अचीव किए हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों को काउंटर करने के लिए। अगर ये क्या है, सबसे पहले जानने से पहले इस रिपोर्ट के बारे में हमें यह जानने की जरूरत है कि एफएटीएफ आखिर है क्या। देखिए, एफएटीएफ जो है एक G7 ग्रुपिंग है जो 1970s में 1971 में आपको बनती हुई दिखी थी आफ्टर द गल्फ क्राइसिस। द ग्रुपिंग ऑफ 7 मोस्ट डेवलप्ड नेशंस, उसका एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ 1989 के अंदर, जिसे हमने क्या नाम दिया? एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कब स्टार्ट हुआ? एक G7 इनिशिएटिव है। कब स्टार्ट हुआ? 1989 में स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ? मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए। और ऐसे कौन कौन से मेजर्स बनाए जा सकते हैं जिससे इसे कॉम्बैट किया जा सके। 2001 के अंदर एफएटीएफ को स्पेसिफिकली मैंडेट एक और ऐड कर दिया गया कि किस तरीके से आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कॉम्बैट या कंट्रोल कर सकते हो। दिस हैपेंड आफ्टर 9/11 के बाद केवल मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर ना करने की जगह इन्होंने टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी पिक्चर में लेके आ गए ये लोग। अगेन अगर देखा जाए कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है सेट स्टैंडर्ड्स। एक ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करो जिससे फाइनेंशियल क्राइम्स को कॉम्बैट किया जा सके और उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन किया जा सके, उन स्टैंडर्ड्स का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन किया जा सके। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉनिटर करना कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो क्या उन स्टैंडर्ड्स और मेजर्स के साथ कंप्लाई कर पा रही हैं। इसको भी इवैल्यूएट करना किसका काम है? एफएटीएफ का काम है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज एनहांस ग्लोबल कोऑपरेशन। फैसिलिटेट करना है हमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बेसिकली प्रमोट करने हैं बिटवीन गवर्नमेंट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये तीन इसके मेन आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड सेट करना है, उन्हें मॉनिटर करना है और ग्लोबल कोऑपरेशन को प्रमोट करना है। अगर आगे बढ़ते हैं, अगर इस इंडिया और एफएटीएफ की बात की जाए, इंडिया वाज नॉट द मेंबर ऑफ एफएटीएफ, नॉट द फाउंडिंग मेंबर एज सच। इंडिया ने 2020 के अंदर 2020 के अंदर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ज्वाइन किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जनरली आपने पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में न्यूज में जरूर सुना होगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। क्या ब्लैक लिस्ट करा जाएगा एफएटीएफ के अंदर पाकिस्तान को? तो एफएटीएफ कॉज ऑफ द टेररिस्ट फाइनेंसिंग, जो टेररिस्ट फंडिंग चल रही है पाकिस्तान में, इस वजह से उसे ग्रे लिस्ट में भी डाला गया था। तो एफएटीएफ को इंडिया ने ज्वाइन किया है 2020 में। पहली बार इंडिया ने जो इंडिया के अंदर जो इंडिया का असेसमेंट जो कंडक्ट किया गया था बाई एफएटीएफ, दैट वाज इन 2010, जून 2010। इस रिपोर्ट से पहले जून 2010 में भी एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट आई थी। उसके बाद इंडिया को एक रेगुलर फॉलोअप वाली कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था, लेकिन उसके बाद इसे फिर फॉलोअप रिपोर्ट में जून 2013 में उससे बाहर निकाल दिया गया, रेगुलर फॉलोअप वाले पर्सपेक्टिव से बाहर कर दिया गया। अब ये रेगुलर फॉलोअप क्या है, एनहेंस फॉलोअप क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि किन कंट्रीज को रेगुलर फॉलोअप के अंदर रखा जाता है, किन कंट्रीज को एनहेंस फॉलोअप के अंदर रखा जाता है। हमारा जो नेक्स्ट जो म्यूचुअल इवैल्यूएशन था, जो म्यूचुअल रिव्यू था, दैट वाज थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया कॉज ऑफ पेंडेमिक। ये जो भी आपको कोविड आता हुआ दिखा, तो ये 2020 की जगह 2020 में हम मेंबर बने, तो द इवैल्यूएशन शुड हैव स्टार्टेड इन 2020, बट वो म्यूचुअल इवैल्यूएशन डिले हो गया कॉज ऑफ कोविड और 2023 के बाद स्टार्ट हुआ और अब उसकी रिपोर्ट पब्लिश होती हुई दिख सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगर इस म्यूचुअल इवैल्यूएशन प्रोसेस को एनालाइज किया जाए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर ये समझ गए तो आपको प्रोसेस ही समझ में आ गया। सबसे अच्छा तरीका होता है किसी चीज को समझने का, सबसे पहले जब म्यूचुअल इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एक टीम सेलेक्ट की जाती है एक्सपर्ट्स की और उन्हें ट्रेन किया जाता है। किसके लिए? टेक्निकल रिव्यू के लिए। 3 महीने का समय लेके वो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, जिसके बेसिस पे वो ऑन साइट विजिट करेंगे। एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है ऑन साइट विजिट के लिए। अगले 1 महीने के अंदर, इस 3 महीने में ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार गई, उसके अगले 1 महीने के अंदर आपको ऑन साइट विजिट करनी है। आप उस जगह विजिट करेंगे जिस जगह को आप एवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ इंडिया, एफएटीएफ की टीम इंडिया आई थी, उन्होंने ऑन साइट रह के
उसको इवेल्युएट किया, हमारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे हैं, क्या हम एफएटीएफ के स्टैंडर्ड्स को मैच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या अच्छा है, क्या इंप्रूव होना चाहिए, वो सब उन्होंने इंडिया में आके एनालाइज किया। इस सॉरी अगले 1 महीने के अंदर वो एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट को ड्राफ्ट करेंगे और अगले 5 महीने में इस ड्राफ्टेड रिपोर्ट को एनालाइज किया जाएगा, मेंबर्स के द्वारा डिस्कस किया जाएगा, एफएटीएफ के मेंबर्स द्वारा। इवेंचुअली अगले 2 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट्स को, उसकी फाइंडिंग्स को पब्लिश कर दिया जाएगा। और फिर आज की डेट में जब ये रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है, जैसे हमने म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट पब्लिश कर दी है अभी एफएटीएफ ने, तो अब ऑनगोइंग प्रोसेस क्या होना चाहिए भाई, ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स के किन जगह आप रेमेडियल एक्शंस ले सकते हो किसी भी कंट्री द्वारा, ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है इसमें क्या कमियां थी, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और उनके बेसिस पे आप, ये एक पहला स्टेप जाता है जिससे हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को काउंटर कर सकते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले एक एक्सपर्ट सेलेक्ट किए जाएंगे, इवेंचुअली उनका टेक्निकल रिव्यू किया जाएगा, वो एक 3 महीने के अंदर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसके बेसिस पे वो किन किन मुद्दों को डिस्कस करने वाले हैं, इवैल्यूएट करने वाले हैं। उसके बाद वो एक ऑन साइट विजिट करेंगे विद इन 1 मंथ। अगले 1 महीने के अंदर वो एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करेंगे। नेक्स्ट 5 मंथ्स के अंदर आपको एक प्लेनरी और एक मेंबर का डिस्कशन दिखेगा ऑन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट। उसके बाद अगले 2 महीने के अंदर आपको वो रिपोर्ट पब्लिश होती हुई दिख जाएगी और उस रिपोर्ट के पब्लिश के बेसिस पे, उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के बेसिस पे आप एएफटी मतलब एंटी बेसिकली जो एएमएल है, बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और जो सीएफटी वाले मेजर्स हैं, काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, को अचीव कर पाएंगे। उन स्टैंडर्ड्स पे को अचीव करने की, उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की कोशिश करते रहेंगे। मूविंग ऑन, दिस वाज ऑल अबाउट द म्यूचुअल इवैल्यूएशन, किस तरीके से ये इवैल्यूएशन प्रोसेस रन करता है। आगे अगर देखा जाए ये रेगुलर फॉलोअप रेटिंग क्या है, देखो ऐसा है, रेगुलर फॉलोअप उन कंट्रीज को दिया जाता है जिनको आपको एनुअल बेसिस पे रिपोर्ट इवैल्यूएशन नहीं करने की जरूरत है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो रेगुलर फॉलोअप में है, जिनको 3 साल में अपने पर्सपेक्टिव्स को एफएटीएफ को बताना है कि देखो जी अपने पिछले 3 साल के अंदर हमने ये चीजें अचीव की हैं। रेगुलर फॉलोअप वाले कौन होते हैं, जिनको हर साल ये चीज बतानी पड़ती है। एनहेंस फॉलोअप वाले, सॉरी, रेगुलर फॉलोअप को 3 साल में एक बार करना है, एनहेंस फॉलोअप वालों को हर साल एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी है एफएटीएफ को कि क्या स्टेप्स लिए, किस तरीके से स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की कोशिश करी, क्या कमियां रह गई और क्या क्या चीज इंप्रूव करनी अभी बची हैं। तो इसके तरीके से इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं हम कि अगर जो आज की डेट में G20 कंट्रीज हैं, तो जो रेगुलर फॉलोअप वाला है, जो एनुअल, जो बेसिकली 3 महीने की रिपोर्ट सबमिशन वाला पर्सपेक्टिव है, वो केवल 4 कंट्रीज के पास था, यूके, फ्रांस, इटली। रशिया को बाहर कर दिया गया है, कब से, फरवरी 2023 से, क्योंकि 24 फरवरी को आपको 2022 के अंदर आपको अटैक होता हुआ दिखा था यूक्रेन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आज की डेट में रशिया को एफएटीएफ के रेगुलर फॉलोअप से बाहर कर दिया गया है। इंडिया को एक बार रेगुलर फॉलोअप में डाला गया था, लेकिन 2013 की रिपोर्ट के बाद वापस से किसमें डाल दिया गया है, एनहेंस फॉलोअप में डाल दिया गया है, जिसमें रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है एनुअल बेसिस पे, और रेगुलर फॉलोअप में आपको 3 साल में एक बार रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। फिलहाल इंडिया जो है वो एनहेंस्ड फॉलोअप कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। मूविंग ऑन, अगर आगे देखें तो हमें यह देखने को मिल रहा है कि इसके की हाइलाइट्स क्या हैं इस रिपोर्ट के, किस तरीके से, क्या हमें पॉजिटिव देखने को मिली हैं चीजें या फिर किसी चीज को हमें और बेटर करने की जरूरत है। अगर इस पे फोकस किया जाए, सबसे पहले ओवरऑल इफेक्टिवनेस, तो कहीं ना कहीं हमें यह देखने को मिल रहा है कि इंडिया के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल के आया है, इंडिया को एक पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया है एफएटीएफ के अंदर। क्यों दिखाया गया है कि हमने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाया है किसको कॉम्बैट करने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए हमने जो मेजर्स लिए हैं उन्हें काफी हद तक सराहा है, काफी हद तक अप्रिशिएट किया है एफएटीएफ की इस म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ने। कहीं ना कहीं हमारे जो लीगल और रेगुलेटरी मेजर्स हैं उनके इंप्लीमेंटेशन में भी हमने काफी हद तक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाई है। तो हमारे जो ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन या ओवरऑल इफेक्टिवनेस है काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग की और मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने की, वो काफी हद तक अप्रिशिएट की गई है इस रिपोर्ट के अंदर। प्रिवेंटिव मेजर्स, जो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमने क्या किया है, हमने कस्टमर ड्यू डिलीजेंस वाला पर्सपेक्टिव को एस्टेब्लिश किया है, जो कहीं ना कहीं तक प्रिवेंटिव मेजर्स में काउंट किया जा सकता है, किस तरीके से टेरर फाइनेंसिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट का मानना है कि इसमें कुछ अभी भी इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। कैसे इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं कि जो अवेयरनेस है और जो ट्रेनिंग है किसकी, प्रोफेशनल्स की। कौन से प्रोफेशनल्स की, जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर उन्हें बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए या फिर बोला जाए उनके अंदर बेटर अवेयरनेस क्रिएट की जाए, तो कहीं ना कहीं हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उन्हें और ज्यादा
मतलब बेसिकली बेटर बना सकते हैं, राइट। तो एक पॉजिटिव हो गया, प्रिवेंटिव मेजर वाज आल्सो पॉजिटिव क्योंकि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस वाला पर्सपेक्टिव आ गया। लेकिन अभी भी हमें जरूरत है कि हम अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करें उन प्रोफेशनल्स को जो फाइनेंशियल सेक्टर से डायरेक्टली डील करते हैं। मूविंग ऑन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। हमारे यहां जन धन योजना के थ्रू इतना ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोले गए, उसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिलता है। डिजिटल पेमेंट्स मेथड जो है वो प्रमोट होते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से हमने काफी हद तक फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके एक रैपिड प्रोग्रेस की है। दैट इज अनदर पॉजिटिव जो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किया गया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारा जो जनधन, जो जैम ट्रिनिटी की हम बात करते हैं, जनधन आधार और मोबाइल के थ्रू हम जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको भी एक्नॉलेज किया है। कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहा है, करप्शन को कम कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग को कम कर रहा है और सिस्टम के अंदर ही रहता है। जब आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो तो कहीं ना कहीं उसका एक रिकॉर्ड जो डेटा है वो उसको आप एनालाइज किया जा सकता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पर्सपेक्टिव, टेरर फाइनेंसिंग वाला पर्सपेक्टिव बेटर तरीके से टैकल किया जा सकता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए जो रिपोर्ट बोला गया कि इंडिया काफी हद तक एंगेज है किसके अंदर, बाइलेटरल एज वेल एज मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में, अलग कंट्रीज के साथ, अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिससे बेटर इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो पा रही है और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बढ़ पा रही हैं थ्रू ऑपरेशनल कोलैबोरेशन। मतलब साथ में काम करने का बेहतरी आई है, साथ में बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर पा रहे हो, साथ के साथ आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाला पर्सपेक्टिव जो है वो बेटर काम कर पा रहे हो, क्योंकि ना ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड आप इंडिविजुअली आइसोलेशन में फंक्शन नहीं कर सकते, स्पेशली जब आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग आज की डेट में आपको नार्को टेररिज्म के फॉर्म में भी देखने को मिल रही है, क्रिप्टो करेंसीज के फॉर्म में भी देखने को मिल रही है। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इंडिया ने उसकी तरफ भी काम किया है। तो आप देखोगे काफी हद तक इंडिया का जो इवेल्युएशन हुआ है इस रिपोर्ट में वो काफी हद तक पॉजिटिव चीजें ही हाईलाइट करता है। ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां अभी भी हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उन पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका वे फॉरवर्ड की तरह काम करता है। दिस इज द प्योर सजेशंस कि हमें कौन कौन सी कमियां भी हमारे अंदर बची हैं कि हम एफएटीएफ के स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाए। सबसे पहला, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को लेके, उसको और बेटर बनाने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, लेजिस्लेशन, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन हैं, जो लॉज हैं, उनको रेगुलेट करना है, उन्हें अपडेट करना है, कुछ नए रेगुलेशन और लॉज इंट्रोड्यूस करने हैं। जो नए थ्रेट इमर्ज हो रहे हैं, जो नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे डिजिटल करेंसीज या क्रिप्टो करेंसीज की, या न्यू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जैसे डार्क नेट जैसी जो चीजें चल रही हैं, ड्रग फाइनेंसेस की जो चीजें चल रही हैं, उनको कैसे काउंटर किया जाए। तो पहला एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग लॉज को अपडेट करो, नए ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करो जो नए चैलेंजेस को टैकल कर पाए, जैसे क्रिप्टो करेंसी और बेसिकली डार्क नेट जैसी चीजों को। इसके अलावा कवरेज बढ़ाने की जरूरत है, मतलब जो हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको, उसका एरिया डायमेंशन बढ़ाओ। कैसे डायमेंशन बढ़ाओ, कुछ ऐसे नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स को भी इंक्लूड करो उसके अंदर, जिनके ऊपर एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग दी फाइनेंसिंग ऑफ टेरर को इंपोज किया जा सके। वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स, जैसे रियल एस्टेट और कसिनोज, जिससे भी आप मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल कर पाओगे। एनफोर्समेंट, जितने भी हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है उसको भी इंप्रूव करने की जरूरत है। सबसे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग के तौर पे, मतलब आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कैपेबिलिटीज इंप्रूव करनी है। किसके थ्रू, ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज के थ्रू, जिससे आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर जो है और जो प्रोसिक्यूशन जो प्रोसीजर है फाइनेंशियल क्राइम्स को लेके, उसे और बेटर तरीके से फंक्शन कर पाओ। मतलब और बेटर तरीके से जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनका बेटर रेगुलेशन करो, उनका बेटर इंप्लीमेंटेशन करो, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ, बेसिकली साथ के साथ आप रिसोर्सेज डेवलपमेंट करो, रिसोर्स डेवलप करो, जिससे आप काउंटरफीट कर, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है या टेरर फाइनेंसिंग चल रही है, इसको टैकल कर पाओ। लास्ट में डेटा एनालिटिक्स, अब टेक्नोलॉजी आई है तो उसका यूटिलाइजेशन होना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं हमें एडवांस डेटा एनालिटिक्स को यूज करना चाहिए ऐसे ट्रांजैक्शंस को हाईलाइट करने के लिए, ऐसे ट्रांजैक्शंस को पकड़ने के लिए जो किसी भी तरीके से सस्पिशियस देखने को मिल रहे हैं, जहां हमें शक की उम्मीद दिख रही है कि यार ये कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं ये कहीं ना कहीं टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर हम डेटा एनालिटिक्स का यूज करेंगे तो बेटर तरीके से हम मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल कर पाएंगे, टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल कर पाएंगे, जो मेजर दो ऑब्जेक्टिव हैं किसके, एफएटीएफ के। मूविंग ऑन, ये जो रिपोर्ट हमारी आई है इसके भारत के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस, क्या रिपरकशंस देखने को मिल सकते हैं, उनके बारे में बातचीत करनी है। सबसे पहले इंक्रीज्ड स्क्रूटिनी,
यार देखो, एक तो हम रेगुलर फॉलोअप में है, इसका मतलब एनुअल बेसिस पे हमें क्या करनी है, रिपोर्ट सबमिट करनी है। हमारे द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं, हमने जो चीजें इंप्लीमेंट की हैं, जो हमने एक्शंस लिए हैं, इन सब चीजों को, टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने के लिए। लेकिन जब वो एनुअल रिपोर्ट जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो मॉनिटरिंग है एफएटीएफ द्वारा वो बढ़ जा रही है। तो जो आपके इंस्टीट्यूशंस की, आपके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स की, आपकी इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की जो स्क्रूटनी चल रही है, वो कहीं ना कहीं आपको बढ़ती हुई दिखेगी इस एफएटीएफ के म्यूचुअल इवैल्यूएशन प्रोसेस के थ्रू। एनहेंस्ड रिफॉर्म्स, कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस हमने की है उसको इस इवैल्यूएशन रिपोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है, और ये कहीं ना कहीं इंडिया को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि अपने फाइनेंशियल रेगुलेटरी मैकेनिज्म को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता रहे। मतलब ये एक मोटिवेशन की तरह भी काम करेगा। जो अब तक हमने काम किया है उसको अप्रिशिएट किया गया है, विल कंटिन्यू टू वर्क इन दैट डायरेक्शन, और कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, फ्रेमवर्क है, उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंस या उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। हम ऐसे गैप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे हमारी जो इफेक्टिवनेस है एएमएल और सीएफटी को काउंटर करने की, वो और बेटर इंप्रूव हो सके। देखो, इस इवैल्यूएशन रिपोर्ट में हमें पता चला ना क्या क्या चीजें और बेटर करनी है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो कमियां हैं, सामने वाला बताएगा तो हम उस पर बेटर वर्क कर पाएंगे, तो हमारा बेटर पर्सपेक्टिव अचीव कर पाएंगे, बेटर स्टैंडर्ड्स अचीव कर पाएंगे इन सिनर्जी विद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इंटरनेशनल रेपुटेशन, जब ये हमारी जो रिपोर्ट आई है ये पॉजिटिव है। अब ये जो पॉजिटिव प्रोग्रेस हमें देखने को दिखाई है हमने दुनिया को, वैसे ही हम अपने आप को क्या मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं, वी आर, पूरी दुनिया रिसेशन में जा रही थी, वी विल ग्रोइंग एट 6.5 and 7% ग्रोथ रेट। तो कहीं ना कहीं हम एक हॉटस्पॉट है किसका, ग्लोबल इकोनॉमी का। जब हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि काउंटर टेररिज्म में हम बेटर कर रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग को काउंटर करने के लिए हम बेटर काम कर रहे हैं, तो हमारी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या फाइनेंशियल कम्युनिटी में, वो काफी ज्यादा इंप्रूव होती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से आपको एफडीआई भी ज्यादा आता हुआ दिखेगा इंडिया के अंदर। और जो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं विद आवर काउंटर पार्ट्स, विद बायलेटरल इंस्टीट्यूशंस, मतलब बेसिकली विद कंट्रीज एंड विद मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, वो आपको बेटर होते हुए दिखेंगे। और कहीं ना कहीं हमारी रेपुटेशन का बढ़ना कॉज ऑफ पॉजिटिव प्रोग्रेस हमारे फेवर में काम करता हुआ दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एफएटीएफ के स्टैंडर्ड्स में फेल हो जाते हैं, इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, तो हमारी रेपुटेशन बिगड़ती हुई भी दिखेगी, और वो फिर इन्वेस्टमेंट रिस्क भी उतना ही क्रिएट करेगा जितना फायदा प्रोवाइड कर रहा है। राइट, मूविंग ऑन, बाकी इंप्लीकेशंस क्या है, इंक्रीज टेक्निकल असिस्टेंस। देखो, जब रेगुलर फॉलोअप रिपोर्ट है तो हर साल एनुअल सबमिशन करना है हमें, तो कहीं ना कहीं मैं टेक्निकल असिस्टेंस किससे ले सकता हूं, एफएटीएफ से और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जिससे मैं अपने जो इंप्लीमेंटेशन के लिए जो रिफॉर्म जरूरी हैं उन्हें और बेटर तरीके से, एक्शन ओरिएंटेड तरीके से इंप्लाई कर पाऊं, इंप्लीमेंट कर पाऊं। मूविंग ऑन, डोमेस्टिक एजेंसीज पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर रहेगा। देखो, जो डोमेस्टिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो डोमेस्टिक एजेंसीज हैं, डोमेस्टिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब वो क्या है, वो एक इंटरनेशनल स्क्रूटिनी के अंडर आ चुके हैं, तो वो एक अलग प्रेशर में काम करेंगे, क्योंकि उन्हें एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है, उस तक पहुंचना है। कंप्लायंस कॉस्ट, जब आप एफएटीएफ के स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की कोशिश करोगे, तो जो हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिल रहे हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दिख रही हैं, जो सरकार दिख रही है, उसको उसके लिए कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा, उन स्टैंडर्ड्स पे कंप्लाई करने के लिए पैसा भी खर्च होगा। तो कहीं ना कहीं इस कंप्लायंस कॉस्ट भी एक मेजर इंप्लीकेशन की तरह देखी जा सकती है। राइट, तो दिस वाज अबाउट द इंप्लीकेशंस ऑफ एफएटीएफ। तो हमने डिस्कस किया एफएटीएफ कब बना, 1989 में बना, 2001 में इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने के लिए, 2001 के अंदर इसमें टेरर फाइनेंसिंग वाला एंगल जोड़ दिया गया, 2020 में इंडिया इसका मेंबर बन रहा है, 2010 में इंडिया की पहली रिपोर्ट गई थी, 2013 में दूसरी, जिसके बाद हमें रेगुलर फॉलोअप से हटा के एनहांस्ड फॉलोअप में डाल दिया गया था। 2020 में हमारा इवैल्यूएशन हो रहा था, क्योंकि हमने 2020 में ज्वाइन किया है, लेकिन वो बढ़ के 2023 में हुआ कॉज ऑफ पेंडेमिक। कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट आज की डेट में सबमिट होती हुई दिखती है, जिसमें हमें बेनिफिट्स, प्रोग्रेस भी देखने को मिली, हमारी कमियां भी देखने को मिली, कुछ एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो हमने डिस्कस किए, और किस किस तरीके से इस रिपोर्ट का क्या इंप्लीकेशंस भारत देश के ऊपर देखने को मिल सकता है। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।